हेलो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूँ एक और नई एनिमे सीरीज को। इस एनिमे सीरीज की स्टोरी लाइन और ग्राफिक्स के साथ साथ एनिमेशन काफी बढ़िया क्वालिटी की है। इस एनिमे की स्टोरी लाइन द पर्पल रिवर के साथ साथ वर्ल्ड ऑफ ऑनर से मिलती जुलती है, इसलिए मैं आपसे पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि इसे वॉच आउट करना मत भूलिएगा। इस एनिमे सीरीज का नाम है द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड। इस एनिमे सीरीज में हमें एडवेंचर्स के साथ साथ एक्शन भी देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी स्पॉइलर दिए इस कहानी के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक डेजर्ट से, जहां पर हम एक ईगल को देखते हैं जो बड़े मजे से उड़ रहा था और उसको पकड़ने के लिए नीचे एक हंटर ने जाल बिछाया हुआ था। यहाँ पर दोस्तों ओकाब जैसे ही नीचे देखता है उसे खाने के लिए कुछ बोटियां देखने को मिलती हैं और वो उसे खाने के लिए नीचे आ जाता है। हंटर भी उसे चुपके से देख रहा था। वो ईगल जैसे ही नीचे आ जाता है और वो उस जाल की तरफ आगे बढ़ता है, तभी वो उसका धागा खींचती हुई उसे इसके अंदर फंसा देता है। हंटर जैसे ही ये देखता है वो उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और उसे अपने पंजों में दबोच लेता है, लेकिन उसे पकड़ने में उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल पेश आती है। लेकिन फाइनली वो उसे अपने कब्जे में ले ही लेता है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी थोड़ा सा जख्मी होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही परेशान होता है। इसके बाद वो उस ईगल को उठाती हुई वहां से रवाना हो जाता है, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसके साथ कुछ अजीब सा मंजर हो जाता है और उसके जहन में कुछ गड़बड़ी शुरू हो जाती है। वो हंटर अपने जहन में कुछ अजीब अजीब सी चीजें देखने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और यहाँ पर उसकी एनर्जी बिल्कुल ही लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कुछ देर गुजरने के बाद उसकी आंख दोबारा से खुल जाती है और वो खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता है, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होता है और वहाँ पर कुछ अजीब अजीब सी चीजें भी मौजूद होती हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो यहाँ पर इर्द गिर्द देखता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और मैं कहाँ पर आ गया हूँ। तभी वो यहाँ पर एक टाइपिंग मशीन को भी देख लेता है, जिसकी तरफ वो आगे बढ़ता है। इसे देखने के बाद वो यहाँ से आगे बढ़ता है और दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ये सब कुछ तो ख्वाब में ही देख रहा था और वो वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। होश आते ही वहाँ पर डेजर्ट में एसिडिक रेन शुरू हो जाती है और वो अपनी ईगल को उठाती हुई वहाँ से भागना शुरू करता है। थोड़ी देर भागने के बाद यहाँ पर उसके सामने एक शख्स आ खड़ा हो जाता है, जो उससे कहता है कि ये ईगल मुझे दे दो, लेकिन वो उस पर हमला करते हुए उसे मार गिरा देता है और वहाँ से आगे भागना शुरू करता है। इसके बाद यहाँ पर हम उस टाइपिंग मशीन को दोबारा से देखते हैं, जो उसके माइंड के साथ कनेक्टेड होती है और वो उसे बताती है कि आपने ये हंटिंग का एक टास्क मुकम्मल कर दिया है। दोस्तों इस हंटर का नाम रैन श्याओसु होता है और वो अपने घर का निजाम चलाने के लिए किसी फैक्ट्री में काम नहीं करता, बल्कि वो रोजाना हंटिंग किया करता है ताकि वो अपने घर का निजाम अच्छे तरीके से चला सके। रैन श्याओसु जैसे ही उस डेजर्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तभी यहाँ पर उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा से उस हंटर के पीछे आ जाता है। रैन श्याओसु को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पीछे हो जाता है, लेकिन वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये ईगल चाहिए और उसकी तरफ आगे बढ़ाता है। रैन श्याओसु उसे हाथ में पकड़ाते हुए उससे कहता है कि अगर ये तुम्हें चाहिए था तो इसे ले लो। वो शख्स जैसे ही उस ईगल को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर रैन श्याओसु उसे छीनकर वापस रवाना हो जाता है। के बाद सीन चेंज हो जाता है और हम एक सिटी को देखते हैं जहाँ पर लोग भूख के मारे मरते हैं। यहाँ पर हम रैन श्याओसु को देखते हैं जो अपने उस ईगल को लेकर आ जाता है। रैन श्याओसु जैसे ही अपने घर की तरफ आगे बढ़ता है, यहाँ पर उसे कुछ लोग देख लेते हैं और कहते हैं कि हमें से इस ईगल को छीन लेना चाहिए। यहाँ पर वो लोग ये भी कहते हैं कि रैन श्याओसु एक बहुत ही लकी इंसान है, क्योंकि ये यहाँ पर फैक्ट्रीज में काम नहीं करता बल्कि रोजाना मेहनत करके शिकार के लिए जाता है और कुछ पकड़ कर लाता है। लेकिन उन बेवकूफों को ये मालूम नहीं होता कि रैन श्याओसु इसके लिए कितनी ज्यादा मेहनत करता है और उसे इसमें कितनी ज्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। उन दोनों में से एक शख्स उसके पीछे जाता है ताकि वो उसे उस ईगल को छीन सके, लेकिन हम देखते हैं कि रैन श्याओसु उसे अपनी तलवार दिखाता है, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाता है। उस शख्स के पास उसका साथी आकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये मेंटली इल है, इसलिए इसके साथ मत छेड़ा करो। यहाँ पर दोस्तों बहुत तेज बारिश भी शुरू हो जाती है और रैन श्याओसु जैसे ही अपने घर की तरफ आगे बढ़ता है, यहाँ पर उसके सामने एक लड़की आकर उससे कहती है कि क्या तुम अपनी हंटिंग से वापस आ गए हो। उस लड़की का नाम मिस शिया होता है। रैन श्याओसु उससे कहता है कि हाँ मैं हंटिंग से वापस आ गया हूँ। यहाँ पर वो लड़की उसका हाथ भी देखती है और उससे कहती है कि तुम तो बहुत ही
ही ज्यादा जख्मी हो गए हो। लेकिन रेन शाओसू उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। साथ में वो लड़की उससे बताती है कि तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए तुम्हें जल्दी से अपने घर जाना चाहिए। ये सुनती ही रेन शाओसू बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और वो जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपने भाई की तबीयत चेक करता है और उससे कहता है कि तुम्हें कुछ भी फीवर नहीं है। ये कहती ही रेन शाओसू अपने छोटे भाई के लिए सूप तैयार करता है और साथ में उससे कहता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं और एक तुम ही हो जो रोजाना बीमार होते हो। रेन शाओसू उससे कहता है कि अगर राज रात में तुम्हारे पास नहीं आता तो तुम्हारी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती और तुम रात के वक्त भी अकेले होते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए किसी लड़की को ढूंढ लूँ जो कि आपका रात के वक्त में ख्याल रख सके, क्योंकि मेरा कुछ भी आता पता नहीं होता कि मैं हंटिंग से किस वक्त वापस आ जाऊँ और कभी कभी वापस भी नहीं आता। और रेन शाओसू अपने छोटे भाई से ये भी कहता है कि कभी कभी मैं यहाँ पर नहीं भी आता तो तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम अपनी सेहत का खास ख्याल रखा करो। और उसे सूप पकड़ाते हुए उसे कहता है कि तुम इसे पी लो ताकि तुम जल्दी जल्दी से सेहतयाब हो सको। लेकिन वो उसे कहता है कि सबसे पहले तुम ही पी लो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो और बहुत ही ज्यादा थक भी गए हो। लेकिन उसका बड़ा भाई उसे कहता है कि तुम जल्दी जल्दी से इसे पी लो ताकि तुम जल्द अज जल्द सेहतयाब हो सको और अपना ख्याल खुद ही रख सको। यहाँ पर दोस्तों उन दोनों के दरमियान बातें चल ही रही होती हैं कि तभी उसका छोटा भाई उसके सूप को देख लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारा सूप तो बॉयल हो गया है। वो जल्दी से जाकर अपने सूप को उठा लेता है। इसके बाद रेन शाओसू अपने ईगल को पैक करती हुई अपने भाई से कहता है कि मैं इसे बेचने के लिए जा रहा हूँ और साथ में वो ये भी कहता है कि क्या तो हमने होमवर्क को कंप्लीट किया हुआ है। रेन शाओसू अपने भाई से कहता है कि तुम रोजाना अपने मामूल के मुताबिक अपने स्कूल जाया करो, तभी जाकर तुम एक अच्छे से टीचर भी बन पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रेन शाओसू वहाँ से बाहर आ जाता है और वो अपनी सिटी में पैदल जा रहा होता है ताकि वो अपने उस ईगल को बेच सके। यहाँ पर वो रास्ते में बहुत कुछ देखता है, कुछ लोग वहाँ पर स्कूल से भाग रहे होते हैं और साथ में कुछ डॉक्टर्स लोगों का इलाज भी नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही जलील होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेन शाओसू वहाँ पर अपने ईगल को बेचने के लिए शॉप पर पहुँच जाता है और अपने ईगल को उनके सामने पेश करता है। वो शॉप ऑनर उसका वेट चेक करता है और उसे बताता है कि आज का ये ईगल तो बहुत ही वजनी था और उसकी कीमत 200 यान हो गई है। इसके बाद यहाँ पर वो दोनों उसकी कीमत पर नहीं बन पा रहे होते और वो शॉप ऑनर उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसी इतनी प्राइस पर लूंगा, लेकिन रेन शाओसू से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी कीमत पर नहीं देना चाहता हूँ। उन दोनों के दरमियान ये बातचीत काफी देर तक चल ही रही होती है कि तभी रेन शाओसू अपने ईगल को उठाती हुई वहाँ से रवाना हो जाता है, लेकिन वो शॉप ऑनर दोबारा से उसके पीछे चला जाता है। वो उससे कहता है कि मैं अपने मालिक से बात करता हूँ ताकि वो इस ईगल को आपसे अच्छी कीमत पर खरीद सके। यहाँ पर रेन शाओसू से कहता है कि मैं आपको इसे इतनी कीमत पर देता हूँ और वो उसे बहुत ही ज्यादा कीमत बता रहा था। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रेन शाओसू उससे कहता है कि क्या आपके पास एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स मौजूद होंगी। इसके जवाब में वो शॉप ऑनर उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि अगर तुमने अपने इस इन्फेक्शन का इलाज नहीं किया तो इसकी वजह से तुम मर भी सकते हो, इसलिए तुम अच्छी तरीके से इसका इलाज कर लो। वो शॉप ऑनर उन एंटीबायोटिक्स का प्राइस बताती हुई उससे कहता है कि इस एंटीबायोटिक को तुमने 3 दिन के लिए रोजाना से लेना है ताकि तुम्हारा ये जख्म जल्द अज जल्द ठीक हो सके। इसके बाद वो शॉपकीपर से कुछ और भी मेडिसिन दिखाता है और वो उन्हें कीमत भी बता देता है। उसकी कीमत सुनती ही रेन शाओसू बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि सर्दियों में कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ करती है, इसलिए मैं इन मेडिसिन को नहीं खरीदना चाहता हूँ। और पास में पड़े उन कोट्स की तरफ इशारा करती हुए उससे कहता है कि इन कोट्स की क्या प्राइस है। वो शॉप ऑनर उससे कहता है कि इस हर कोट की कीमत 500 कॉइन्स है और मैंने ये खुद 590 कॉइन्स की खरीदी हुई है। रेन शाओसू उससे कहता है कि तुम बहुत ही नेक शख्स हो, इसलिए मैं तुमसे एक को खरीदना चाहता हूँ और उससे कहता है कि तुम मेरे लिए ये ब्लैक कोट को पैक कर दो। रेन शाओसू की ये कहती ही वहाँ पर बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती है और उनसे एक शख्स बाहर आ जाता है। उस शख्स का नाम लू शेंग होता है और वो सभी गाड़ियाँ बैरियर से आई हुई होती है। उस बैरियर का नाम 113 बैरियर होता है। वो शॉपकीपर रेन शाओसू को बताता है कि ये लोग यहाँ पर लोगों को उठाने के लिए आते हैं और वहाँ पर उस बैरियर में इन लोगों से काम लिया जाता है। यहाँ पर वो शॉपकीपर से ये भी बताता है कि वो लोग वहाँ पर जो चले जाते हैं उनके साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया जाता है और बहुत ही सख्त काम लिया जाता है,
लेकिन वो लोग जहाँ से चले जाते हैं वो इस बात से फेमिलियर नहीं होते। वो उसे बताता है कि वो यहाँ के लोगों को जिंगशंग लेकर चले जाते हैं। जिंगशंग का नाम सुनती ही रेन शाओजी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स याद आ जाते हैं जो उसने वहाँ पर देखे थे। वो सभी मॉन्स्टर दरअसल वहाँ पर उसने अपनी ख्वाब में ही देखे थे और उसका छोटा भाई उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में था क्योंकि रेन शाओजी ख्वाब में बहुत ही भयानक चीजों को देख रहा था जिनकी वजह से वो होश में भी नहीं आ रहा था और मेंटली वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस फील कर रहा था। वो शॉपकीपर उसे बताता है कि एक तुम ही हो जो यहाँ से बाहर के असूलों के बारे में जानते हो, क्योंकि हर वक्त तुम वहाँ पर हंटिंग किया करते रहते हो, इसलिए तुम वहाँ पर जाकर अच्छी खासी कीमत को वसूल कर पाओगे। वो शॉपकीपर उसे ये भी कहता है कि तुम क्रॉसिंग माउंटेन तक गए हुए हो और वो जगह वहाँ पर पास ही में मौजूद है, इसलिए तुम वहाँ पर जा सकते हो। वो शॉपकीपर रेन शाओसू को उकसा रहा होता है और उससे कहता है कि ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हें कभी भी अपनी जिंदगी में दोबारा से नहीं मिल पाएगी, इसलिए तुम इसके बारे में सोच जरूर लेना। और अगर तुम एक बार वहाँ पर चले गए तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ही चेंज हो जाएगी और तुम ही उन लोगों की तरह गाड़ियों में रहा करोगे। और वो शख्स उसे बहुत ही उकसाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके साथ नहीं मानता और उसे कहता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ और उसे कहता है कि तुम मेरी अपनी ईगल की मनी मुझे दे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से रवाना हो जाता है। रेन शाओसू वहाँ से जैसे ही रवाना हो जाता है तभी यहाँ पर उसे गाड़ी के साथ एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई देखने को मिलती है और वो उसे अपनी गहरी निगाहों से देखता है। वो लड़की भी रेन शाओसू की तरफ गहरी निगाहों से देखती है और वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन इसके बाद रेन शाओसू वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम रेन शाओसू को दोबारा से उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो टाइपिंग मशीन पड़ी होती है। वो यहाँ पर इर्द गिर्द देखते हुए कहता है कि ये किस किस्म की जगह है कि यहाँ पर लोग आकर खुद को पावरफुल बना लेते हैं और अपने सुपर पावर्स को अवेकन कर देते हैं। वो आगे बढ़ती हुई उस टाइपिंग मशीन के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैं किस तरह से अपनी पावर्स को इससे अचीव कर सकता हूँ। यहाँ पर साथ में वो उस लेटर को भी देख लेता है। उस लेटर के ऊपर एक मैप बना हुआ होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो उसे उठाती हुई उसके बारे में कहता है कि ये मैप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अभी तक मेरी लो लेवल की पावर मेरे पास मौजूद है, इसलिए मैं इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ ताकि मेरी पावर्स भी इंक्रीज हो जाए। ये कहती ही यहाँ पर दोबारा से सीन चेंज हो जाता है और हम रेन शाओसू को अपने घर पर देखते हैं जो वहाँ पर उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो सुनता है कि वो शॉपकीपर वहाँ पर उन लोगों से कहता है कि तुम रेन शाओसू को क्रॉस माउंटेन पर लेकर जा सकते हो। वो शॉपकीपर 113 बैरियर के लोगों के साथ रेन शाओसू की तरफ ही आ रहा था और वो रेन शाओसू की तारीफ करती हुई उन्हें बताता है कि वो एक बहुत ही काबिल हंटर है, इसलिए वो आप सभी लोगों के बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। और हम देखते हैं कि वो रेन शाओसू को वहाँ पर आवाज दे देता है कि यहाँ से बाहर आ जाओ। यहाँ पर रेन शाओसू जैसे ही वहाँ पर बाहर आता है उसने खुद को पागल बना लिया होता है ताकि वो लोग उसे वहाँ से लेकर जा ना सके। रेन शाओसू शॉपकीपर के साथ एक मेंटल की तरह बिहेव करता है जिसे देखकर वो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और शॉपकीपर से कहते हैं कि ये तो मेंटल है, इसे हम वहाँ जाकर क्या करेंगे। 113 बैरियर के लोग शॉपकीपर से कहते हैं कि हम इस मेंटल को अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये कहती ही वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं जिस पर वो शॉपकीपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर रेन शाओसू को दोबारा से उस लड़की की याद आ जाती है और खुद से कहता है कि मुझे फंडामेंटल स्किल्स को सीखना होगा और वो उन्हें एक्टिवेट करते हुए उस ग्राफिक को देखता है। ग्राफिक मैप्स पर बहुत ही चीजों की मालूमात लिखी हुई होती है और वो उसे अपनी मेंटल पावर से जज करता है। वो उस मैप की पावर को वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर अप्लाई कर देता है और साथ ही साथ में वो उस लड़की पर भी अप्लाई कर देता है ताकि वो उन सभी के बारे में इल्म हासिल कर सके। यहाँ पर उसके सामने उसकी आइस पावर भी ओपन हो जाती है जहाँ पर सर्चिंग करते वक्त उसके सामने वही मैप दोबारा से आ जाता है और वो अपने टारगेट स्किल को हासिल कर लेता है। ये सब कुछ करते हुए रेन शाओसू इर्द गिर्द बहुत ही ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो जाती है और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की गन्स की पावर को भी अपने अंदर जज्ब कर लेता है ताकि वो खुद को पावरफुल बना सके। रेन शाओसू इस वक्त तक सभी गन्स को चलाने की पावर भी सीख चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके पास उसका छोटा भाई आ जाता है और उससे कहता है कि तुम हर वक्त लड़कियों की तरफ ही देखा करते हो। उसके जवाब में उसका भाई उसे मुक्का मारने ही वाला होता है लेकिन वो उसे रोकते हुए अंदर दाखिल हो जाता है और उसके पीछे उसका भाई भी दाखिल हो जाता है। उसका भाई जैसे ही अंदर दाखिल होता है वो नीचे जमीन पर कुछ चीजों को देखता है और अपने भाई से कहता है कि ये सब कुछ क्या है। रेन शाओसू जैसे ही उन्हें देखने लगता है उसके अंदर कुछ गोलियां मौजूद होती हैं जो उस लड़की ने भिजवाई होती हैं ताकि वो अपना इलाज कर सके और जल्द अज जल्द अपने हाथ को शिफा
हिफाजत कर सके। ये सब कुछ देखकर उसका छोटा भाई उसे कहता है कि ये लड़की तो आपकी बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। इसके बाद वो दोनों भाई बैठ जाते हैं। यहाँ पर उसका छोटा भाई उसे याद दिलाता है कि क्या आपको याद है कि 1 साल पहले आपने वॉल्फ का गोश्त खा लिया था, जिसकी वजह से आपकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और आपको बहुत ही सख्त बुखार हो गया था, और उस वक्त मुझे किसी ने यही 3 गोलियां दी थी, जिसकी वजह से आपकी तबीयत बहुत ही जल्द ठीक हो गई थी और आप सेहतयाब हो गए थे। इसलिए अब भी ये गोलियां आप पर असर अच्छी तरीके से कर सकती हैं, इसलिए इन्हें खा लो। ये कहती ही रेन शाओसू को वहाँ पर बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आ जाती है और वो उसे देखने के लिए बाहर आ जाता है। रेन शाओसू देखता है कि बाहर एक शख्स एक लड़की को छेड़ रहा होता है। वो देखता है कि वो शख्स तो वही होता है जिसने उससे ईगल छीनने की कोशिश की थी। वो शख्स उस लड़की को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है और उसका हाथ पकड़ती है उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगा, लेकिन वो लड़की उसके साथ नहीं मानती। इसके जवाब में वो उसे एक मुक्का मारती हुई उसी नीचे गिरा देता है और उसके फादर भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। वो शख्स उस लड़की को अपने साथ घसीटती हुई लेकर जाना शुरू करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर रेन शाओसू भी आ जाता है और उस शख्स के साथ फाइटिंग शुरू करता है। रेन शाओसू आती ही उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है और यहाँ पर उन दोनों के दरमियान एक जबरदस्ती फाइटिंग शुरू हो जाती है। वो शख्स जैसे ही रेन शाओसू पर अपनी तलवार का इस्तेमाल करती हुई उस पर हमला करता है, यहाँ पर रेन शाओसू उसे रोकती हुई उन दोनों की तलवारें टूट जाती है। इसके बाद यहाँ पर रेन शाओसू उसे एक जोरदार मुक्का मारती हुई उसके बाजू को टूट देता है और साथ में उसके गर्दन को भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो शख्स ढेर रह जाता है और नीचे गिर जाता है। रेन शाओसू उस शख्स को मारने के लिए अपनी टूटी हुई तलवार को उठाता है और वो उसे जैसे ही मारने वाला होता है तभी यहाँ पर उसके सिस्टम से पीछे से जवाब आ जाता है कि इसकी वजह से वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, इसलिए ऐसा मत करो। लेकिन यहाँ पर रेन शाओसू रोकने वाला नहीं होता और वो उसकी पाँव पर ठोक देता है, जिसकी वजह से उस शख्स को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। रेन शाओसू से कहता है कि अगर तुमने इसे कुछ ही देर बाद नहीं निकाला तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, और हम देखते हैं कि वो दोबारा से अपने उस मिशन को देखता है जहां पर उसे मालूम हो जाता है कि मैंने इस मिशन को भी कंप्लीट कर दिया है। रेन शाओसू वापस जाती हुई उस लड़की से कहता है कि अगर कहीं दोबारा तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे पुकार सकते हो। इसके जवाब में वो लड़की उसे भाई पुकार देती है और वो ये देख कर रेन शाओसू और उसका छोटा भाई हैरान हो जाते हैं। ये सुनती हुई उन दोनों को कुछ अच्छा नहीं लगता। इसी के साथ ही दोस्तों ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एनिमे सीरीज का फर्स्ट एपिसोड अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये एनिमे सीरीज आगे जाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हमें रिसेंटली टाइम्स के मुताबिक फाइटिंग और एक्शन के साथ साथ वेपन्स का इस्तेमाल देखने को मिलेगा, इसलिए इसे वॉच आउट करना मत भूलिएगा। और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली इस एनिमे सीरीज की नई एपिसोड आप तक टाइम पर पहुंच सके, और बेल आइकन को भी दबा देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।